हेलो व्यूअर्स। आज के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस अंक में मैं आपके लिए कक्षा 10वीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित कुछ संकलन के साथ उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, यह संकलन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी जो मॉडल पेपर है उसके अंश से भी कुछ जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ आपकी सुविधा के लिए इनके उत्तर को कुछ अन्य तथ्यों से जोड़कर भी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आशा है कि आप इससे बहुत हद तक लाभान्वित होंगे। यहाँ इस वीडियो को देखने से पहले मेरा एक आपसे आग्रह होगा कि आप अगले कुछ समय तक, जब तक ये प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहेगी, आप इससे बने रहें और हो सके तो आप अपने साथ एक पेन पेपर जरूर ले लें, पॉज करके रुक जाए और पेन पेपर का व्यवस्था कर लें और इनसे जुड़े जो कुछ तथ्य आपको आ रहे हैं आप उसे नोट करते चलें, ताकि आपका एक फुल कोर्स रिवीजन भी हो जाएगा। और साथ में आपको बता दूं कि इस बार के परीक्षा के लिए जो प्रश्नों का संकलन है वो दोगुनी कर दी गई है। तो सामाजिक विज्ञान पृष्ठभूमि से जो 40 प्रश्न आते थे, अब उनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी, अर्थात 80 प्रश्न आपके सामने होंगे। विकल्प होगा 40 प्रश्न करने का। आप 1 से 80 तक के प्रश्नों में से कोई भी 40 प्रश्न हल कर सकते हैं। इस बार इतनी छूट आपके लिए है। अगर आप लगातार 40 से कुछ अधिक प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं तो ऊपर से जो प्रथम 40 प्रश्न होंगे वो आपके खाते में जाएगा, उसके मार्क्स आपके खाते में जाएंगे। तो आइए इन 80 प्रश्नों के साथ अगले कुछ समय तक हमारे साथ बने रहें, काफी आपको इससे फायदा मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो इसमें जो सीधा सीधा आंसर आएगा वो देख लीजिए कि इसमें आंसर आएगा चीन। हिंद चीन में चीन राष्ट्र शामिल नहीं है। आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया इसमें शामिल होता है। हिंद चीन क्या है? तो हिंद चीन दक्षिण पूर्वी एशिया के 3 देशों का समूह है, जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आता है। इसका क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। वियना कांग्रेस कब हुआ था? सीधा सीधा आंसर जान लीजिए कि वियना कांग्रेस का 1815 ईस्वी में हुआ था और यह कांग्रेस नेपोलियन बोनापार्ट के प्रभाव को कम करने के लिए तथा मेटरनिख के प्रभाव को बढ़ाने के लिए यह वियना कांग्रेस हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलिए कि अगला प्रश्न है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका सीधा आंसर पहले जान ले। इसका सीधा आंसर है सी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को से इस पार्टी की स्थापना की और ये भारत के राष्ट्रवाद को बढ़ाने में काफी योगदान दिया था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो सीधा सीधी पहले इसका आंसर जान लीजिए। इसका सीधा आंसर होगा डी, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी और इसमें यूरोप के 27 देश शामिल थे और ये अपने बीच आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए ये संगठन बनाई हुई थी। जो ऑप्शन है यहाँ उससे जुड़ा देख लीजिए। ये सार्क जो है ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। ओपेक जो है ये तेल निर्यातक देशों का संगठन है, जिसका मुख्यालय जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये कहलाता है। अगला प्रश्न है 5वां, नरोत्तम सिंघानुक किस देश के शासक थे? तो सीधे सीधे इसका आंसर जान लीजिए कि नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया के शासक थे और इसका आंसर आप कंबोडिया संकट से भी जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये आप जानते होंगे कि वाष्प चालित, चूंकि वाष्प से जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। इसका आंसर जेम्स वाट लगा लीजिए। जेम्स वाट जो एक स्कॉटिश
एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1763 ईस्वी में वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील को टिस्को के भी नाम से जाना जाता है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ, और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 ईस्वी में की गई थी और यह जमशेदजी टाटा के द्वारा, वर्तमान में जमशेदपुर नाम से जाना जाता है, यह साक्षी नदी के किनारे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ स्थित है? तो पहले सीधा आंसर जान लीजिए कि गोलघर बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। गोलघर के निर्माण से संबंधित जो कुछ बातें हैं ये आप जान लीजिए कि 1770 ईस्वी में बिहार बंगाल के क्षेत्र में भयंकर अकाल आया करता था। उस समय अकाल से निपटने के लिए विशाल अन्न भंडार के लिए इस गोलघर का निर्माण कराया गया था और इस गोलघर के निर्माण में जो तत्कालीन यहाँ के थे वारेन हेस्टिंग्स, इनके प्रयास से किया गया, इन्होंने निर्माण कराया और जो इनके निर्माण करता थे वो थे जॉन गास्टिन। ये याद रखना है, ये जॉन गास्टिन ने निर्माण किया था, ये वास्तुकार थे और वारेन हेस्टिंग्स के प्रयास से ये किया गया था गोलघर। इसमें एक प्रश्न आता है कि लगभग आप सभी जब कभी गोलघर घूमने जाते होंगे तो लोग हठात पूछ देते हैं इसमें सीढ़ियों की संख्या कितनी है। तो इसके बारे में जान लीजिए कि इसमें 145 सीढ़ियां हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 96 फीट है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक भी स्तंभ या पिलर नहीं है, 3-3 मीटर लगभग मोटी चौड़ी दीवारें इसमें लगी हुई है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? इसको एक बार रिलीज करके देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो इसका सीधा सीधा आंसर देख लीजिए। पहले इनका आंसर था एफ.डी. रूजवेल्ट। एफ.डी. रूजवेल्ट ने 1932 ईस्वी में अमेरिका की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक प्रयास किया जिसे न्यू डील नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? आइए नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? इसका आंसर है नेपोलियन संहिता से जुड़ा हुआ ये 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है और यह फ्रांस की सिविल संहिता है जिसे नेपोलियन प्रथम द्वारा, जो नेपोलियन कोड नाम हो गया तो नेपोलियन प्रथम के द्वारा ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बार बार ये आता भी है, इसको याद कर लीजिए कि फ्रैंकफर्ट की संधि, आंसर देख लीजिए सीधा पहले 1871 डी। यह फ्रांस, याद कर लीजिएगा, यह फ्रांस और प्रसा के बीच, प्रसा जिसे आज जर्मनी के नाम से आप जानते हैं, प्रसा के बीच 1871 में हुआ था। आप इसका डेट भी याद रख सकते हैं, ये डेट था 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ तो प्रश्न है जन्म से, तो आप सीधा सीधी पहले आंसर जान लीजिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ये जन्म हुआ था इनका 5 मई 1818 ईस्वी को और ये कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के राइन प्रांत, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। ये भी इसका जानकारी याद रख लीजिए। तो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में इनका जन्म हुआ था। तो जर्मनी प्रांत आ गया, इससे और भी जुड़ लेता था आगे। इनकी मृत्यु हुई थी 14 मार्च 1863 ईस्वी को। इनकी मृत्यु हुई थी 14 मार्च 1863 ईस्वी को। अब चूंकि कार्ल मार्क्स से जुड़ा है तो कार्ल मार्क्स से एक और भी प्रश्न आता है कि दास कैपिटल, इसको जरूर याद रख लीजिएगा, कई बार ये प्रश्न आया है। दास कैपिटल, दास कैपिटल एक प्रसिद्ध बुक है कार्ल मार्क्स से, जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कौन सी बुक है? दास कैपिटल, इसने लिखा कार्ल मार्क्स ने। और एक यहीं से आता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कार्ल मार्क्स से। तो प्रश्न था जन्म से और आपने यहाँ याद कर लिया दो और महत्वपूर्ण, दास कैपिटल और
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या संकलन में है। अगला प्रश्न है 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, WTO, गैट, नई आर्थिक नीति और इनमें से कोई नहीं। तो पहले सीधे सीधा आंसर जान लीजिए। आंसर होगा नई आर्थिक नीति। इसको NEP नेप भी कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आंसर जान लिया। अब थोड़ा इसके लिए भी जान लीजिए कि WTO जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। गैट का ही नाम बदलकर 1995 में WTO कर दिया गया। गैट जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यही बाद में संस्था परिवर्तित हो गया था WTO में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी जो किससे जुड़ा होता है, कृषि से जुड़ा होता है, सीधे सीधे अर्थ वर्ग से जुड़ा होता है, यानी कि जमीन से जुड़ा होता है। तो उसमें जो भी आप कृषि से संबंधित, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी, तो देखिए मत्स्य पालन भी आ जाएगा, खनन भी होगा, वन होगा। लेकिन प्रश्न है यहाँ नहीं, आप जो आंसर करें तो प्रश्न पर जरूर ध्यान दे दें कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। कहीं आप नहीं न देख करके करें तो फिर आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए बारीकी से, समय का कोई कमी नहीं होता है, 15 मिनट एक्स्ट्रा भी आपको दी जाती है, तो बारीकी से प्रश्न को समझ लें। जहां कहीं भी एक मेरा हिंट्स रहेगा कि जहां कहीं भी आप नहीं वाले प्रश्न देखो उसको अंडरलाइन करने पड़े, तो आपको प्रश्न समझने में सहूलियत होगी और उसके बाद आप आंसर को सही तरीके से लगा लें। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं न देख करके आपने नहीं देखा और सीधे है तो आप लगा करके आंसर आ गए। तो यहाँ देखिए इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अर्थात प्राथमिक नहीं है, तो ये आंसर देख लीजिए बैंकिंग प्राथमिक से नहीं है, क्योंकि बाकी अन्य 3 प्राथमिक से जुड़ा हुआ है। यहाँ जान लीजिए कि प्राथमिक को कृषि क्षेत्र कहा गया, द्वितीय क्रियाकलाप को उद्योग क्षेत्र कहा गया और तृतीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र कहा गया। बैंक में आप जाते हैं, सेवाओं का लेन देन होता है। तो यहाँ 3 प्रश्न याद रख लीजिए, प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्रियाकलाप उद्योग क्षेत्र जहाँ कोई भी चीज वस्तुओं का निर्माण होगा, और तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा सेवा क्षेत्र, बैंक, परिवहन, संचार, जो भी व्यक्ति आपको सेवा उपलब्ध कराता है वो इससे आ जाएगा। तो यहाँ आपका 4 प्रश्न 5 प्रश्न तैयार हो गया। आइए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलीम किस उद्योग के केंद्र हैं। नाम से भी लग रहा है आप वाकिफ होंगे। चीनी तो यहाँ नहीं बनता है, सीमेंट नहीं बनता है, आयरन और स्टील इसका जो है वो सही आंसर है। तो 15 का आंसर हो गया आपका सी, आयरन और स्टील। ये सभी केंद्र आयरन और स्टील केंद्र से जाने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। इसमें चूंकि सभी विषयों के प्रश्नों का संकलन है इसलिए बारीकी से आप इसके साथ बने रहें। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति का आशय है, प्रति व्यक्ति आय जिसे आप PCI भी कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। PCI का फुल फॉर्म हो गया पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, यहाँ देखिए संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, सीमांत आय। तो सबसे पहले ये होगा औसत आय, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कि कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, जो कुल देश की जनसंख्या है। उदाहरण आप अपने परिवार से भी ले सकते हैं कि आपके परिवार का कुल सब तरफ से आने वाला इनकम यदि 20,000 है, कुल इनकम 20,000 और 10 आदमी यदि परिवार में है तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा 2,000। तो इस तरह से आपका PCI निकलता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। यहाँ डेट नहीं है, सिर्फ आपके सामने इसका ऑप्शन है वर्ष में, तो आप वर्ष ले लीजिए। ये 1952 में हुआ था और डेट जानने के लिए आप जानिए कि 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद, इसे शॉर्ट में NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके जो चीफ होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं इसके प्रमुख सदस्य होते हैं। सालाना इनकी एक बैठक हर वर्ष आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न आइए देखिए, ये मुद्रा से संबंधित है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब पूरे राष्ट्र की जो इनकम होती है, तो ये सरकार की आय से आप इसे लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का अर्थ हो गया सरकार की आय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब आया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून, सीधे सीधे आंसर डाल लीजिए कि 1986, जिसके तहत जागो ग्राहक जागो इत्यादि जो इसके नारे हैं ये फेमस हुआ। अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण अर्थात कर्ज, भूमि विकास बैंक। तो इससे संबंधित प्रश्न देख लीजिए। आंसर है इसमें अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इनमें से सभी। तो आप ये जान लीजिए कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन, मध्यकालीन, ये दोनों ऋण जो है वो आप सभी के गांव में पैक्स की स्थापना होती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राथमिक कृषि सहकारी केंद्र, तो ये उसमें हो जाता है। आंसर सीधे जान लीजिए पहले, दीर्घकालीन ऋण, ये जो बड़े समय के लिए, लंबे टर्म के लिए ये ऋण देते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अर्थव्यवस्था जो आपकी इकोनॉमिक्स बुक है उससे जुड़ी हुई है कि किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो पूंजीवादी, ये हमारे लिए जो बड़े बड़े देश है पूंजीवादी, यहाँ की अर्थव्यवस्था दोनों का मिला जुला है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नागार्जुन सागर परियोजना, ये बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है। बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित जानकारी को आप मेरे पूर्व के वीडियो में भी जाकर के वहां सर्च करके देख सकते हैं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपको वहां दिखाई दे देगी, आप प्ले लिस्ट से जाकर इसको देख सकते हैं। यहाँ आंसर जान लीजिए कि अर्जुन का संबंध किससे था, कृष्ण से। तो ट्रिक हो गया कि अर्जुन कृष्ण से था, तो ये कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ। प्रश्न है सुनामी से। तो पहले सीधे सीधे आंसर जान लीजिए कि भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में ये आया हुआ था। और इस समय जो हमारे भारत का सबसे दक्षिणीतम एरिया था, जिसे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो इसमें विलीन हो गया। तो सीधा आंसर आपने जान लिया, बंगाल की खाड़ी। अब सुनामी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी जान आते हैं जो आपदा प्रबंधन में आता है कि सुनामी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। देख लीजिए, एक टर्म है सु और दूसरा है नामी। इसका अर्थ होता है समुद्री लहरें। तो समुद्र में जो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, समुद्र में जो हलचल होता है जिससे उसका जल बाहर के तटों पर आ जाता है, वो कहलाता है सुनामी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। संचार व्यवस्था जो आती है उसका, तो इसका सटीक आंसर है केबल का टूट जाना। बाकी के ऑप्शन को आप देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। जब बाढ़ आती है तो फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सबों को क्षति पहुंचती है। तो सीधा आंसर दे दीजिए उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आइए, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, यह परिवहन से संबंधित है। और परिवहन से संबंधित है तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह सड़क मार्ग से है। चतुर्भुज यह भारत के 4 महानगरों, उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में मुंबई, दक्षिण में चेन्नई और पूर्व में कोलकाता, इन 4 महानगरों को ये एनएच से मिलाया। इस प्रकार देखिए, यह एक क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। यहाँ दिल्ली हो गया, यहाँ मुंबई हो गया, यहाँ चेन्नई हो गया और यहाँ कोलकाता हो गया। तो इस प्रकार 4 शहरों को जो मिला दिया, यह चतुर्भुज बन गया। इसी को कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज, जो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ एक और भी परिवहन से जुड़ा हुआ है कि नागपुर सड़क योजना। ये बहुत प्रश्न इंपोर्टेंट है, नागपुर सड़क योजना, ये आता है बार बार। ये किससे संबंधित है, तो ये परिवहन से, सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। जब बाढ़ आती है, बाढ़ में क्या स्थिति होती है, हर वक्त चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, जान सकते हैं आप। इससे बचने के लिए हमें ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, उच्च भूमि पर। सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। आप राजनीतिक दल को राजनीति विज्ञान में, नागरिक शास्त्र में पढ़े होंगे कि राजनीतिक दल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय,
राजकीय और क्षेत्रीय। तो जो किसी प्रांत भर में क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है वो क्षेत्रीय कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इस प्रकार 7 जो है वो नेशनल पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड यह बिहार की पार्टी है। तो यह क्षेत्रीय पार्टी हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। चुनाव का जो भार होता है वह चुनाव आयोग को होता है। चूंकि पंचायत राज्य से जुड़ी हुई है तो ये राज्य चुनाव आयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत की गई। सबसे पहले इसका आंसर जान लें कि पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से की गई थी और राजस्थान में जो शुरुआत की गई थी तो इसका तिथि जान लीजिए, यह 2 अक्टूबर, कब 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान से शुरू की गई थी। लेकिन राजस्थान का जगह कौन सा था? राजस्थान के नागौर जिले से। क्या जगह था? राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को की गई थी। और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा यह शुरू किया गया था। और उसके जस्ट तुरंत बाद उसी वर्ष 1959 में ही आंध्र प्रदेश ये दूसरा राज्य बना जहां यह व्यवस्था शुरू की गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1975 में क्या हुआ था? इस समय आपातकाल लागू हो गई थी, इमरजेंसी हो गया था। इंदिरा की नेतृत्व वाली सरकार थी। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, देश में आपातकाल लागू हो गया था। सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सीधा आंसर इसका लिख लीजिए आप। यह आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था और ये आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला था और ये दुबरगंटा गांव था। यह भी याद रख लीजिए जब प्रश्न को देख रहे हैं तो। अगला प्रश्न है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। धर्म को संप्रदाय का मुख्य आधार मानता है सांप्रदायिक। अगला प्रश्न है सत्ता में साझेदारी सही है। सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों सही है? तो यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। डी आंसर सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य। 7 दल मिले थे, तो क्यों? तो यहाँ जो था ये लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत के किन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर सेट कर लीजिए ठीक से कि भारत के किन राज्य में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन है। तो देखिए वर्तमान समय में जो न्यू डाटा है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ जो है ये नंबर 1 पर है। पहले झारखंड को कहा जाता था लेकिन झारखंड अब पीछे चला गया। अब नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ है और दूसरे नंबर पर उड़ीसा है। तो यहाँ कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होने लगा है। कोयला उत्पादन से जुड़े कुछ तथ्य हैं कि कोयला का उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा होती है और कोल इंडिया लिमिटेड के 7 अनुषंगी कंपनियां हैं जैसे ECL, BCCL, CCL, WCL, SECL, NCL और MCL कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ से यहाँ जान लीजिए, छत्तीसगढ़ से जो कोयला का उत्पादन करती है वो है SECL कंपनी अर्थात साउथ ईस्ट कोलफील्ड्स लिमिटेड। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ये कंपनी है जो छत्तीसगढ़ से कोयला निकालती है और यह वर्तमान में 1 नंबर पर कार्य करती है। अगला प्रश्न आइए कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा जानते हैं कि यह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। वर्तमान समय में इसका उत्पादन शुरू हुआ है। तो सौर ऊर्जा के लिए जो उत्पादन का स्रोत है वो इसके लिए क्या चाहिए? सूर्य की लंबी किरणें चाहिए, काफी समय तक चाहिए। तो राजस्थान, और राजस्थान का जो थार मरुस्थल है यह इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आइए, ये जुड़ा हुआ है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। यहाँ पर लंबी चौड़ी नाम दी गई है, देखिए गंडक, कोसी और सोन नदी। तो सबसे पहली नदी परियोजना जो थी वो थी सोन नदी परियोजना जो 1874 ईस्वी में आई हुई थी और यह सोन नदी पर डेहरी के पास बारून नाम का स्थान है, बारून, वहां पर यह
परियोजना लगाई गई थी, बहुउद्देशीय परियोजना थी। उसके बाद कोसी परियोजना जो थी, इसके बारे में भी जान लीजिए कि कोसी परियोजना 1953 में आई थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये समझौता किया गया था भारत और नेपाल के बीच। तब कोसी नदी घाटी परियोजना कोसी नदी पर बनी थी और इससे जल विद्युत या और बहुत सारे अन्य कार्य किया गया था। अब गंडक नदी आई, तो गंडक नदी के बारे में जान लीजिए। यह 1959 में, गंडक नदी सीरीज में कभी ये प्रश्न दिया जाए तो 1959 में यह बिहार और यूपी से जुड़ी परियोजना है। ठीक है, इसके यहाँ आप जान लीजिए। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है। सुंदरबन, तो सुंदरबन जो है यह पश्चिम बंगाल में है, टाइगर के लिए है। अगला प्रश्न, बाकी के जो दूसरे 40 से आगे की जो प्रश्नों की श्रृंखला होगी यह दूसरे वीडियो में आपके सामने आएगी। तब तक आप भी जो है अपने ब्रेन को हल्का करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं अगले अंकों में बाकी के प्रश्नों के साथ। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए।